नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हम विजन आईएएस की 15 महीनों की मैगजीन्स को कवर कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि किस महीने में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और किस तरीके से आप इसे तैयार करिए। ठीक है जी। अभी तक हमने जनवरी से लेकर के अप्रैल तक कवर कर लिया है। यह मई का महीना है, यानी कि मई महीने की मैगज़ीन है। ठीक है जी। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं धीरे धीरे आगे भी इस टॉपिक में भी डायरेक्ट बात करूँगा, इस मैगज़ीन में बेसिकली। डायरेक्ट मतलब मैं सीधे जो कर रहा हूँ उस पे बात करूँगा। इस सीरीज़ की बेसिक बातें मैंने पहले ही बता रखी हैं, ख़ासतौर से जनवरी और फरवरी के मैगज़ीन में। तो वो आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ ले सकें। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए, तो अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि इस महीने में कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक हैं, ध्यान से देखने लायक हैं और किस तरीके से देखना है। चलिए, मैगज़ीन खोल लिया आपने। जो पहला सेक्शन है वो है पॉलिटी का, पॉलिटी और गवर्नेंस। इस सेक्शन में एक टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक पहला ही है, 7वीं अनुसूची में सुधार। ये चर्चा में टॉपिक था, लेकिन आपको सिर्फ इतने से मतलब सबसे ज़्यादा रखना है कि 7वीं अनुसूची में क्या है। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए। एक छोटा सा टॉपिक है, किताबों में आप देखेंगे तो बस ज़्यादातर किताबों में क्या होता है, ऐसे चार्ट बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस सेक्शन में पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी और उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कि इससे कितने सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं और सीधा सीधा पूछा है। 9वीं अनुसूची को कई बार पूछ लिया, 10वीं अनुसूची पूछ लिया, तीसरी चौथी पूछ लिया। तो इससे क्वेश्चन तो खूब आते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे? पहली बात ये देख लीजिए कि एक बार पूरी अनुसूचियों को आप याद कर लीजिए, पहली से लेकर के 12वीं तक। ठीक है, ताकि आप इसी बहाने बाकी टॉपिक्स को भी तैयार कर सकें। एक छोटा सा चार्ट होता है, आप उसे तैयार कर लीजिए। पीडीएफ नोट मैंने दिया है, उसमें भी अच्छे से मैंने बताया है, मतलब नोट करके दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो इसी बहाने 7वीं अनुसूची के बहाने बाकी अनुसूचियों को भी आप देख लीजिए कि किस में कौन से विषय शामिल किए गए हैं। बाकी इसके बाद एक और लेयर है, 7वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं उन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की, तो इसके अंदर क्या लिखा गया है उसी चार्ट में ही आपको मिल जाएगा, उसे याद कर लीजिए। मैंने जो चार्ट दिया है थोड़ा सा शॉर्ट है, आप किताब में आप देखेंगे या फिर इसी में देखेंगे, फिलहाल मैगजीन आपके सामने है, तो उसे एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी इसमें उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यहाँ कुछ खास नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं अभी। एक चीज़ है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, मेरे ख्याल से आगे किसी और मैगज़ीन में भी इसके बारे में बात की गई है, लेकिन नहीं, इसी में है, मैंने नोट किया है साइड में। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आपको ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसका काम क्या है। दो ही चीज़ें, मुख्यालय भी देख सकते हैं, हाँ 3 चीज़ें, क्योंकि इसमें मुख्यालय अलग अलग जगहों पे होते हैं ना। तो आप देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कैसे होता है, किस जोन का मुख्यालय कहाँ पे है और इसका काम क्या है। 3 चीज़ें आप देख लेंगे, टॉपिक तैयार हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। इस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है, मैंने बताया था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रख दिए जाते हैं किसी और सेक्शन में, लेकिन किसी और रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ही आप यहाँ देखेंगे, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो वैसे ही यहाँ जब आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो ज़्यादातर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कायदे से भूगोल के टॉपिक होते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनको भूगोल के तहत रख भी नहीं सकते, मैंने पहले ही बात किया है। यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलते हैं, जैसे ये है संघाई सहयोग संगठन है। भूगोल से जोड़ के जब आप इसे देखेंगे तब अच्छे से तैयार कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले फ़िलहाल हम इसकी बात करते हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक से बस जान लीजिए कि यह क्या है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, बस इतना जान लीजिए। कौन कौन देश इसमें शामिल हैं, थोड़ा बहुत ये जानकारी ले लेंगे, हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जानना। बाकी संघाई सहयोग संगठन इम्पॉर्टेंट है, एससीओ, ये नोट में भी आपके हैं। और
इसमें 2-3 चीज़ें देखने लायक हैं। एक चीज़ ये देखिए कि इसके मेंबर्स कौन-कौन से हैं। पहली बात, भारत भी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये देखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और तीसरी बात, इसका मुख्यालय। मुख्यालय पे पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर शायद इसमें मैगज़ीन में है, एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, RATS, रैट्स मैकेनिज़्म। स्पेलिंग पता नहीं वही है कि ये स्पेलिंग नहीं है, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। रैट्स मैकेनिज़्म क्या है, पूछा जा सकता है कि यह मैकेनिज़्म क्या है, क्यों बनाया गया, किस संगठन से संबंधित है। इसको आप खोज के पढ़िए। नोट अगर आपके पास होगी तो सुविधा है, या फिर यहाँ भी लिखा हो तो मिल जाए तो अच्छी बात है, उससे भी पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, बस इन चीज़ों को ध्यान में रख के इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। हुँ। तो अब अगला सेक्शन है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन-कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्रिप्टो करेंसी के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उस पे पहले भी क्वेश्चन्स आ चुके हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उसे आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि यह कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो आप हाथ में उठा के दिखा सकें कि ये रही करेंसी। डिजिटल करेंसी है, ठीक है? और इसके मतलब क्रिप्टो करेंसी में कई अलग-अलग करेंसीज़ हैं, ठीक है ना? एक जिसमें से एक है बिटकॉइन। बिटकॉइन आपने सुना होगा। तो इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, बेसिकली उसको लेकर के आप तैयार करिए। और एक दूसरी लेयर है कि एक करेंसी के तौर पर इसकी मान्यता को लेके भारत का क्या दृष्टिकोण है, और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि मुद्दे क्या निकल के आते हैं कि इसको रेगुलेट कौन करता है, क्या बीच में बैंक में किसी की मतलब किसी बैंक की भूमिका है कि नहीं है, लोगों से लेन देन में बीच में कोई और व्यक्ति चीज़ों को मामलों को देखता है, संभालता है, कि बस ऐसे ही खुला हुआ है। तो इसे आप समझिए, ठीक है? बस यही 2 बातें आप समझ गए, आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आगे देखिए, इसी में इकॉनमी में ही जीएसटी परिषद के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। वस्तु और सेवा कर परिषद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीएसटी के बारे में वैसे भी यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछ लिए हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी होगी भी जीएसटी के बारे में, ठीक है? लेकिन जीएसटी परिषद के बारे में प्रश्न आने की संभावना अभी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या देखेंगे आप? पहले तो आप ये समझिए कि जीएसटी परिषद संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक है। पहले ये बेसिक समझ लीजिए। इसके बाद से आप देखेंगे कि इस परिषद का गठन कैसे होता है। दूसरी लेयर है ये कि ये परिषद बनती कैसे है, मेंबर्स, अध्यक्ष, ये वोटिंग राइट किसको कितना होता है, ये आप समझ लीजिए। और तीसरा काम ये कि इसका काम क्या है। बस बेसिक थोड़ा थोड़ा इतना जान गए, आपका टॉपिक तैयार हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है ये। इससे मेरे ख्याल से 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? इसमें आपको क्या देखना है कि यह योजना, कोई भी योजना है तो मैं बताता हूँ आपको कि यही सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पिछली मैगजीन्स में भी बता चुका हूँ। यह योजना कब शुरू की गई, इस योजना का मकसद क्या है, कौन सा मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है? और इस योजना को किस तरीके से लागू किया जा रहा है, इसका जो फंक्शन है वो कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखेंगे आप फसलों में किस फसल का बीमा कैसा होगा, जो रेट तय किया गया है अलग अलग, उस पे एक बार मेरे ख्याल से 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है? तो किसके लिए कितना प्रीमियम रखा गया है, खरीफ की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए, या वाणिज्यिक फसलों के लिए, उसको भी आप देख लीजिए। बस इतना आप जान जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद कहा गया, एसडीआर कहीं खोजी है इसमें, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये सामने है, विशेष आहरण अधिकार, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए, ठीक है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वही टॉपिक्स खोज खोज के निकाल रहा हूँ जहाँ पे पहले प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना? जो महत्वपूर्ण है वही है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं ले रहा हूँ। इसके कारण में मैंने कई बार बताया है आपको। स्पेशल ड्राइंग राइट्स पे एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि ये किससे संबंधित है, या फिर यह क्या है, शायद इस तरह से क्वेश्चन आ गया था। तो आप समझिए कि ये स्पेशल ड्राइंग राइट है क्या, पहली बात। दूसरी बात, किस संस्था या संगठन से ये जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, इसमें है क्या, बेसिकली इसका अगर हम जानने जाएं कि ये आहरण अधिकार क्या है तो किस आधार पर ये तय होता है, ठीक है? इसकी करेंसीज को लेकर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, हाल ही में जब चाइना की करेंसी इसमें जोड़ी गई थी तब। तो एक बास्केट बनाया गया है, वो भी इससे रिलेटेड है, ठीक है? भारत को यह कितना मिला हुआ है, कितने परसेंट तक,
किसी का एसडीआर कितना है, उसका क्या मतलब है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी है। ठीक है जी, इतना जान लीजिए। नोट तो आपको दी ही गई है, उसमें भी है, लेकिन यहाँ मैगजीन साहब सब आपके सामने है, तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ भी है। चलिए, अब इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि इग्नोर करते हुए, बहुत पढ़ा है, एक एक टॉपिक को देखा है तब सेलेक्ट किया गया। ठीक है, सिक्योरिटी सेक्शन में आप आएंगे तो वहाँ पे आप देखिए, ये पेंगोंगसो झील जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैंने अभी पिछली मैगज़ीन में बताया था कि किस तरह से चाइना और इंडिया विवाद को आप लेके पढ़ेंगे, कैसे टॉपिक्स को तैयार करेंगे, सारी बातें मैंने बताई थी। ये भी उसी का एक हिस्सा है, विवाद का हिस्सा कह लीजिए, उसी क्षेत्र में है, चर्चा में रहती है, इसलिए भी कह लीजिए। ग्लेशियर पे क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने बताया था। तो आप इसकी विशेषताओं और लोकेशन पे ध्यान दीजिए, बस दो ही बातें हैं। ठीक है, इसकी विशेषता और लोकेशन। कई बार क्या होता है कि हिमालयी झीलों की बनावट को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, खारे पानी की है, मीठे पानी की है, ये जो है टेक्टोनिक प्रक्रियाओं की वजह से बनी है कि ऐसे ही पिघलने से, बर्फ़ पिघलने से बन गई है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस नज़रिए से भी इसको देख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आप देखेंगे दुनिया में, विश्व की बात कर रहा हूँ, एक समस्या बड़ी तेज़ी से उभर रही है कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता घट रही है, कम हो रही है। और एक तरह से कहें कि धरती बंजर होना, रेगिस्तानों का बढ़ना, रेगिस्तानीकरण एक अपने आप में टॉपिक है मेंस के लिए, प्री के लिए भी। ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से चर्चा में आ रही हैं, चिंता का कारण बन रही हैं। उसमें इंसान भी शामिल है और जलवायु परिवर्तन का भी योगदान है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह संस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ने पूछा है, फिर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के यूपीएससी खूब प्रश्न पूछती है। तो यूएनसीसीडी आप जान गए, मरुस्थलीकरण इसके फुल फॉर्म में ये शब्द है, तो आप जान जाएंगे कि किससे संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि यूएनसीसीडी की का काम क्या है, तो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि काम के आधार पर यूपीएससी ने पूछा था, और एक लाइन ऐसी थी जिसमें बहुत सारे लोग फंस गए थे, जहाँ पे बताया था कि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है इन देशों पर, इस तरह करके एक लाइन थी, उसको लेकर कई लोगों ने गलतियाँ की थी। तो आप यहाँ से शुरू करिए कि यूएनसीसीडी की स्थापना कब की गई, किस उद्देश्य से की गई। ठीक है, उद्देश्य में ही थोड़ा आगे पीछे पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है इसका काम क्या है। ठीक, इतना आप जान गए। इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो आप जान जाइए, रिपोर्ट, और साथ ही साथ इसकी जो बैठक होती है, क्योंकि इस पर बैठक जब होती है तो ज़्यादा चर्चा में हो जाता है। ये इसकी बैठक कितने साल के अंतराल पे होती है, या साल भर में एक बार होती है, ये देख लीजिए। ठीक है, बस इतना जान जाएंगे यूएनसीसीडी के बारे में, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट आपने पढ़ी, इसको पढ़ लीजिए। इसमें बस एक चीज़ देखिए, रिपोर्ट्स को अभी फ़िलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, जो लगभग 5-6 महीने पहले जो रिपोर्ट्स आती हैं उनसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन आपको अगर लगती है कोई रिपोर्ट इम्पोर्टेंट तो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल वन स्थिति रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये देखना है कि किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसी तरह से आता है, जो वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न इस रूप में आए हैं कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, कौन सी संस्था करती है। दूसरे लेयर पे एक क्वेश्चन बनता है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, या इस रिपोर्ट की क्या विशेषताएं हैं। तो फिलहाल आप इसमें ये देखिए कि किसने जारी किया है। फिर ये देखिए कि इसमें बताया क्या गया। दो तथ्य, दुनिया में वनों की स्थिति के बारे में क्या बात है। जाहिर सी बात है, चिंता ही जाहिर होती है इसमें कई सारी चीज़ों को लेके, तो उसे आप देखेंगे। भारत की स्थिति इसमें क्या बताई गई है वन के मामले में। बस ये 2-3 तथ्य हैं, इनको आप देख लेंगे, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, इसके अलावा जो है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, ये चर्चा में है। और जैव ईंधन नीति पे पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। कुछ और नीतियाँ बनाई गई हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, उस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जैव ईंधन नीति को आप एक बार अच्छे से समझिए कि इसमें सरकार क्या कहना चाह रही थी। लेकिन इसी बहाने आप इसमें पढ़ेंगे बड़ा ही कमाल का, वो है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है, उसमें जनरेशन्स भी होती हैं। ठीक है, कि 1G 2G 3G इस तरह से बायोफ्यूल पे अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 2021 या 22 में या 20 में पूछा था, मेरे ख्याल से 21 में था, जहाँ भी हो लेकिन पूछा था, इतना पक्का है
कि बायोफ्यूल में किसको किसको लेंगे, कौन कौन से अनाज से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, अगर यूपीएससी पूछ ले कि ये 2G बायोफ्यूल के तहत कौन आएगा, 3G बायोफ्यूल के तहत कौन आएगा, यानी ये जनरेशन है। ठीक है, ऐसे जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये इंटरनेट वाला जो है 2G 3G 4G, तो उसमें भी जनरेशन ही होता है, ये अलग तरह का है। तो आप देखेंगे कि इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं बायोफ्यूल की, उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आने वाले समय में पूरी दुनिया यही कोशिश कर रही है कि हम ऐसे ईंधन बनाने में सक्षम हो जाएं जिससे प्रदूषण कम हो, जो सस्टेनेबल हो, जो निरंतर मिलता रहे, ताकि हमें ईंधन के आधार पे बहुत सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ईंधन एनर्जी को लेकर ही बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। ठीक है जी, तो ये बस इतना आप जान लेंगे बायोफ्यूल के बारे में, इसी बहाने आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुसुम योजना के बारे में मेरे ख्याल से हमने पहले देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ आप देख लीजिएगा। कोयला गैसीकरण क्या है, कोल गैसिफिकेशन क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपसे यूपीएससी पूछ ले कोयला गैसीकरण के लाभ बताइए, कैसे बताएंगे लाभ, जब जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि कोयले को गैस में कैसे बदला जाएगा, क्या फ़ायदा होगा उससे। ठीक है जी, क्या दिक्कतें हैं, कई बार ऐसे टॉपिक से ना उसके नेगेटिव पॉइंट को भी लेके क्वेश्चन में डाल के पूछ लिया जाता है, तो इससे कोई दिक्कत है तो वो भी देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गहन और उथली पारिस्थितिकीवाद, ये मैंने टॉपिक में शामिल किया है टॉप 500 में, इसकी नोट भी आपको मिली है। ठीक है, डीप एंड शैलो इको क्या है, इकोइज़म। अब क्या है इकोलॉजिज्म, इकोलॉजी होती है ना, तो इकोलॉजिज्म कर दिया गया। गहन और उथला पारिस्थितिकीवाद क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने पहले भी मेरे ख्याल से 2 बार प्रश्न पूछे हैं सीधा सीधा एक ही फॉर्मेट पे, कि पारिस्थितिकी को कौन सी लाइन ज़्यादा अच्छे से व्याख्या कर रही है, या पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी से, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और इसमें सिंपल यही समझ काम करती है कि इसमें क्या शामिल होता है, किसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी, किसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी कहा जाता है, बस इतना ही समझना होता है। ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए ज़रा आप देखिए कि डीप शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, हैं शैलो शब्द क्यों इस्तेमाल किया, इनको आप समझ लेंगे काफ़ी अच्छा आपका कंसेप्ट हो जाएगा और ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। इसके बाद है पेंटानल आर्द्र भूमि, कहाँ है ज़रा देखिए, 1 मिनट रुकिए, इसी में कहीं है, मैंने साइड में लिख रखा है ना, तो यहाँ नीचे ये रहा पेंटानल आर्द्र भूमि वाला टॉपिक। इसे आप देख लीजिए बस इतना कि यह कहाँ पर है और इसकी खासियत क्या है। फिलहाल आप देखेंगे कि चर्चा में क्यों था वो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन इसकी विशेषताओं में को थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही लाइन है कि इसकी स्थिति आपको पता है कि नहीं, लोकेशन, इसका लोकेशन आपको पता है कि नहीं। पता है तो एक मिलान करने के लिए या वैसे सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसको ठीक से कर सकते हैं हल। अब आते हैं सोशल इश्यूज़ में, सामाजिक मुद्दों में, और फिलहाल इस महीने इसमें कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है जी, तो आप इसको छोड़ दीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाइए। जीएम क्रॉप्स यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये समझना है कि जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, आपको ये समझना है कि जीएम क्रॉप्स की खासियत क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, और साथ ही साथ ये भी समझना है कि जीएम क्रॉप्स जो होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, उनसे दिक्कत क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, उनसे क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भारत में इसके क्या प्रयास किए गए हैं, भारत सरकार का दृष्टिकोण कैसा है, भारत में कौन कौन सी जीएम क्रॉप्स को अनुमति दी गई है, इसे समझना इम्पोर्टेंट है। एक बार 2018, 19, 20 में से किसी एक साल में पूछा गया था सरसों को लेके, तो पूछ लिया गया था कि फला यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था, वो कथन गलत था। ठीक है, असली लोकेशन कोई और थी। या फिर कौन कौन सी फसलों को इजाज़त दी गई है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये भी पता लगाना है कि भारत में किस जीएम क्रॉप को अ, अनुमति मिली है, कौन कौन लाइन में है, कौन कौन से जीएम क्रॉप्स हमने खुद बनाए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, कैसे काम करती है, चौथी से कैसे अलग है। अब तो 6G की भी बात होने लगी है, शायद आगे आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बस ये देखना है कि 5G टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ठीक है, बाकी इसका उपयोग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे उसी दौरान समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इसके फंक्शन करने के तरीके पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखिए हाइपरलूप सिस्टम क्या है, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए यूपीएससी पूछ ले कि हाइपरलूप सिस्टम से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कथनों में से चुनिए जो सही कथन है, बताइए कौन सही है। और उसमें अलग अलग चीज़ें कि परिवहन बेहतर हो जाएगा या फिर अंतरिक्ष में जाने में ये सुविधा होगी, ऐसे कई सारे। तो आप जब इस सिस्टम को जान रहे होंगे, इसका अनुप्रयोग जान रहे होंगे, तो बहुत अच्छे से आप उसको हल कर पाएंगे, नहीं तो फिर यही या तो छोड़ेंगे या फिर गलत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में लिथियम आयन बैटरी, लिथियम के बारे में मैंने बात किया था शायद पिछले मैगज़ीन में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बैटरी से जोड़ के दिया गया है, बैटरी पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अभी फ़िलहाल क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैटरी से ही चलती हैं। ठीक है ना, उनमें आप तार जोड़ के कहाँ कहाँ तार लेके घूमेंगे। अब मोबाइल ही है, मोबाइल बैटरी से चलता है, लैपटॉप आपका है बैटरी से, एक बार चार्ज करेंगे फिर लेके जाएंगे। और ऐसे और सारी चीज़ें हैं, मतलब गैजेट्स आ रहे हैं जिनमें बैटरी की बहुत भूमिका है। लेकिन दिक्कत ये है कि इनकी एक सीमा होती है कि डिस्चार्ज हो जाएंगे, इनकी एक सीमा होती है कि ये ख़राब हो सकती हैं, कुछ बैटरियाँ ब्लास्ट कर जाती हैं। तो इस पर भी ठीक ठाक रिसर्च चल रहा है, दुनिया का ध्यान है कि बैटरी के फील्ड में क्या क्या बेहतर हो सकता है। लिथियम आयन बैटरी है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अलग अलग प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आपको बस ये जानना है कि लिथियम आयन बैटरी क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका अनुप्रयोग कैसे है, इसकी सीमा आप थोड़ा बहुत देख लेंगे तो काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसको। ठीक है, एक चीज़ और है, ज़रा ये बताइए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्या होता है ना, वीपीएन नंबर से कई सारे क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ट्रैक करने की कोशिश की जाती है कि ये एक्चुअली वो ऑनलाइन जो क्राइम होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये वीपीएन बड़ा काम आता है, ये और भी इसके काम है, और भी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आपको फ़िलहाल यही समझना है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। इतना आप जान जाते हैं, ये टॉपिक आपका तैयार हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा इसकी रिसर्च नहीं करनी है, हो जाएगा बस इतना ही। इसके अलावा हमने सामाजिक उत्तरदायित्व तो पढ़ा था, वो सामाजिक कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व, उसी के आधार पर वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको SSR कहते हैं। यह SSR उसी के आधार पर बनाया गया है। मैंने बाकायदा बताया था कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है। इसमें फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या मतलब है, इसका सही मीनिंग आपको पता होगी, कंसेप्ट इसका क्लियर होगा। तो यूपीएससी अगर कह दे कि SSR के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या अच्छे से कर रहा है, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी जानिए कि सामाजिक जो वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया, एक वैज्ञानिक क्या करेगा, ये जानना पड़ेगा ना। क्या इसमें सरकार ने क्या कहा है, नियम इसके कौन से हैं, तो थोड़ा सा बेसिक उसके अंदर जाके आप जान लेंगे कि क्या क्या उत्तरदायित्व दिए गए हैं, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा ब्लैक होल पे प्रश्न आ चुके हैं। इससे संबंधित एक और टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, पिछले मेरे ख्याल से 7-8 सालों में इससे संबंधित कंसेप्ट खूब चर्चा में है। आपको बस बेसिक ये समझना है कि ब्लैक होल क्या होता है और ब्लैक होल के बनने की प्रक्रिया क्या है, ये जान गए। बाकी मैंने पढ़ाया है आपको, वीडियोस भी हैं और टॉप 500 में भी इसको कवर करेंगे कि ब्लैक होल के आगे पीछे भी कुछ कंसेप्ट है, जैसे नोवा है और न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं और वाइट ड्वार्फ होते हैं, इस तरह के कंसेप्ट्स हैं, भूगोल के कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। उन्हें अगर आप देखें यहाँ कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लैक होल को अच्छे से समझिए कि यह क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है जी, इतना जानना है। इसके अलावा इसको छोड़ देते हैं, मतलब इसमें अब काम की चीज़ें उतनी नहीं है। आप आ जाएंगे कल्चर में।
संस्कृति में, कला और संस्कृति बोलते बोलते हम इसको आर्ट एंड कल्चर ही कह देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कि लौह युग के बारे में दिया गया है, आयरन एज के बारे में दिया गया है। दो ही बातें आपको देखनी है, आयरन एज किसे कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आयरन एज में खासियत क्या है, क्या विशेषता है उस समय की। बस इन दो प्रश्नों के जवाब लेके बाहर आ जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें खोजना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। राखी गढ़ी में कुछ चीज़ें मिली थी तो ये चर्चा में आ गया था, लेकिन इसी में आप जाएंगे तो देखेंगे कि चार्ट बना हुआ है, ठीक है। और चार्ट में क्या है, इस तरह से यहाँ पे कोई शब्द लिखा गया, कोई स्थान है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई, उस चार्ट को तैयार कर लीजिए। क्योंकि हिस्ट्री में यूपीएससी जब सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछती है तो यहाँ से अभी ज़्यादा साल नहीं है, 2-3 साल के अंदर ही एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को लेकर कि इनमें से कौन कौन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, शायद इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन स्थलों की विशेषताएं, इन स्थलों का सही लोकेशन किस राज्य में है वर्तमान में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बहुत अच्छे से यहाँ पे चार्ट बना के दिया गया है, आप उसे तैयार कर लेंगे, इसी राखी गढ़ी के बहाने वो भी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे मैंने अलग अलग जगहों पे बताया है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टॉप 500 सीरीज़ में भी है, सामाजिक सुधार आप पढ़ते हैं वहाँ भी है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपको यहाँ अच्छे से जानने को मिलेगा। इनके जीवन के बारे में जानिए, इनका टाइम पीरियड देखिए, ठीक है। और इन्होंने किस तरह से प्रयास किए भारतीय समाज में सुधार लाने के, इसे देखिए। और उसी बहाने आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अब ब्रह्म समाज के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया है, आगे भी पढ़ाऊँगा इसी सीरीज़ में, टॉप 500 की सीरीज़ में नोट आपको दी है, उसे आप देखिए। ब्रह्म समाज का कंसेप्ट क्या था, ब्रह्म समाज से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे, बेसिकली 2 लोग हैं जिनकी चर्चा मैंने की है उसमें, तो वो देखिए उन्होंने क्या काम किया, इस तरह की बातें। बाकी राजा राम मोहन राय ने और भी संस्थाएं बनाई थी, इन्होंने किताबें लिखी थी, उन्हें भी आप देखिए, इन्होंने पत्र भी प्रकाशित किए थे, उसे आप तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब यूपीएससी किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछती है, ध्यान रखिएगा, तो कौन सा संगठन उन्होंने बनाया, कौन सी किताबें, कौन सी पत्रिकाएं उन्होंने प्रकाशित की, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। खूब प्रश्न आते हैं यहाँ से, हर साल लगभग एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे इस तरह की बातें दिख जाएंगी, ठीक है जी। तो इस रूप में इनको देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। बाकी इनको थोड़ा सा आप देख लेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में, ठीक है। इनको आप बस इनके जीवन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, टाइम पीरियड के बारे में, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, आप हल कर लेंगे, बस इसमें इतना ही देखना है। बाकी आप देखेंगे सुर्खियों में रही योजनाएं, ये तो वैसे ही है, ये सुर्खियाँ नहीं, ये वाली मैं कह रहा हूँ, योजनाओं की बात कर रहा हूँ। नीति शास्त्र पीढ़ी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए एमपी लैट्स पे उसी समय क्वेश्चन पूछ लिया गया था जब 2020 की बात है शायद, वो लोग लॉकडाउन के बाद उसमें वो क्या किया गया था ना, कटौती कर दी गई थी शायद, रोक दिया गया था इसको लागू करने से। फिर भी ये चर्चा में है, इसमें कुछ नई बातें हैं, नए अपडेट्स हैं। तो आप एमपी लैट्स के बारे में 2-3 चीज़ें देख लीजिए। पहली बात ये है कि यह योजना क्यों है। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यूपीएससी ने पूछा क्या था, इसको किस तरीके से लागू किया जाता है, उस फंक्शनिंग पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि इतना % ऐसे खर्च होगा, यह व्यक्ति जो है यह काम करने के लिए उत्तरदायी है। इस कंसेप्ट को पकड़ के यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। तो वो तो जानना ही है आपको। लेकिन यह योजना कब शुरू की गई, क्यों शुरू की गई, किसके द्वारा कौन सा काम कराया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट किस मंत्रालय के तहत यह योजना आती है, इसे आप देख लीजिए। टॉपिक आपका तैयार है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक। इसके अलावा बाकी जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे तो काम चल जाएगा। और मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो गया। एक चीज़ और है जो मैं आपसे बताता हूँ हर मैगज़ीन के लास्ट में, कि भारत और विश्व के जो मैप दिए गए हैं, जो स्थान दिए गए हैं, बस एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, अपने मैप में लोकेट कर लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में एक बार बिठा लेने की ज़रूरत है। और नीचे व्यक्तियों के बारे में, जो चर्चित व्यक्ति हैं उनमें से आप थोड़ा बस एक बार नज़र दौड़ा लेंगे, काम चल जाएगा। बाकी जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में मैं खुद बताता हूँ कि इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बस इतना ही है, ठीक है जी। इसको यहीं रखते हैं, इतना आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और अगर आपके पास पीडीएफ नोट नहीं है, टॉप 500 सीरीज़ की हो या फिर और भी चीज़ें हैं, कई तरह की पीडीएफ नोट हैं, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको, लिंक पे क्लिक करेंगे,
सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।